इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आदिकाल को आपको कैसे पढ़ना है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जहां से मर्जी वहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि छोटा सा दिखने वाला टॉपिक उसे पहाड़ जैसा लगने लगता है, जबकि यह 3 से 4 सीटिंग से ज्यादा का चैप्टर ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं है। 3 से 4 सीटिंग में इसे आप चाट सकते हो। कैसे, वही मैं आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं। यह जो किताब दिख रही है मेरी ही किताब है, आदिकाल पे प्रॉपर किताब है। इसे आप खरीद लेना। इसे अच्छे से आप पढ़ लेते हो तो फिर आदिकाल से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, जिस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं, सभी सवाल का उत्तर आपका इसे बन जाएगा। यह किताब हंस प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। बुक फेयर चल रहा है। हॉल नंबर 2 और 3 में यह किताब आपको मिल जाएगी। स्टॉल नंबर R26 है। हॉल नंबर 2-3, स्टॉल नंबर R26, हंस प्रकाशन। वहां जाएंगे तो आपको यह किताब मिल जाएगी। किताब का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आदिकाल में पढ़ना है नामकरण की समस्या। स्टेप बाय स्टेप हमें इसे पढ़ते चलना है। तो सबसे पहले आपको आदिकाल में क्या पढ़ना है, आप लिख लो। नंबर 1 पॉइंट देकर के लिखते चलना। नंबर 1, सबसे पहले आपको यही पढ़ना है कि आदिकाल को किन किन आचार्यों ने कौन कौन सा नाम दिया है। तो देखो, बहुत सारे नाम है, सबका नाम तो मैंने यहाँ फिलहाल लिख दिया है, लेकिन आपके पास अगर इसके अलावा भी कोई नाम हो तो उसे ऐड कर लेना। देखो, नामकरण की समस्या है नंबर 1 टॉपिक। चारण काल है, प्रारंभिक काल है, वीरगाथा काल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दिया हुआ है। उसके बाद है वीर काल है, संधि और चारण काल है, सिद्ध और सामंत काल है, अपभ्रंश काल है, जय काल है, बीज रोपण काल है, आधार काल है, उन्मेष या प्रारंभिक काल है, उत्तर अपभ्रंश काल है, डॉक्टर हरीश का दिया हुआ है, संक्रमण काल है, राम खिलावन पांडे का है, और पुरानी हिंदी काल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का दिया हुआ नामकरण है। यानी नंबर 1 नामकरण की समस्या आपको पढ़ना है। आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने समय में याद कर लेते हो। 5 मिनट में भी हो सकता है, 10 मिनट में भी हो सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है। इतने देर से ज्यादा का टॉपिक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है काल विभाजन की समस्या। दूसरा टॉपिक आदिकाल का काल विभाजन की समस्या। यह भी 5 से 10 मिनट का टॉपिक है, इससे ज्यादा का नहीं है। इसमें है कुछ आलोचकों का हमें याद रखना है, तो बहुत सारे आलोचकों का विभाजन, लेकिन सबको हम फॉलो नहीं करेंगे। 2-4 आलोचकों का काल विभाजन ही हम फॉलो करेंगे। ग्रियर्सन का तो आपको फॉलो करना ही है हर हाल में, इनसे सवाल रहता ही रहता है। तो देखिए, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने खंडों में बांटा है। सबसे पहले है चारण काल। समय दिया हुआ है, आदिकाल का नामकरण चारण काल करते हैं ग्रियर्सन, 700 से 1300 ईस्वी तक। दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। यह भी पूछा जा चुका है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय किसका किया हुआ काल विभाजन है, आ चुका है पेपर में। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीतिकाल। रीतिकाल का जब हम नामकरण पढ़ते हैं तो रीतिकाल है, श्रृंगार काल है, अंधकार काल है, रीति काव्य है। वहां भी हमें रीतिकाल का भी नामकरण देखना पड़ता है। तो आप याद रखना कि रीतिकाल को रीति काव्य नामकरण या नाम किसने दिया, ग्रियर्सन ने। उसके बाद है तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, 8वें हो गया। 9 में है 18वीं शताब्दी। 10 में है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11 में है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यहां पे एक बात आप ध्यान दो, देखो, चारण काल आदिकाल से रिलेटेड है, इसमें पूरा आ गया है। सिद्धनाथ जैन जो भी है, जितने भी लोग आते हैं इस दौर में,
उन सबको आप इसमें डाल दो। पढ़ने के बाद पता चलेगा कि सिद्धोनाथों के बारे में, यानी जो धार्मिक साहित्य है उसका अध्ययन इसमें है कि नहीं है। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण है। उसके बाद देखो यहाँ जायसी है, कृष्ण है, यानी आप सूर को इसमें काउंट कर सकते हो। उसके बाद मुगल है और तुलसीदास भी है। कबीर के नाम से कोई चैप्टर नहीं है। इस इतिहास को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये जो हमारा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण जो है, इसमें कबीर के बारे में उल्लेख है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम गर्दन पकड़ेंगे ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन की, कि भाई आपने जो है कबीरदास को कैसे छोड़ दिया। बहरहाल कबीर का चैप्टर नहीं है। आदि काल पे एक चैप्टर है। भक्ति काल पे देखो 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण जायसी है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार और तुलसीदास है। उसके बाद रीति काव्य है और आधुनिक काल से 3 चैप्टर है। एक है 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये है ग्रियर्सन के कुल 11 विभाजन, काल विभाजन। इसे आप जरूर याद रखना, यहाँ से सवाल पूछता है। अब बहुत संभव है आपसे कैसे सवाल पूछा जाएगा, 4 नाम दे देगा यहाँ से और मिक्स मैच करके देगा। आपसे कहा जाएगा कि अरेंज करो कि पहले कौन सा नामकरण है, उसके बाद कौन सा काल विभाजन है, उसके बाद कौन सा काल विभाजन है या कौन सा नाम है। जैसे भक्ति काल से ही चारों ले लेगा। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण इसको छोड़ देगा, लिखेगा मुगल दरबार, तुलसीदास, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय और जायसी की प्रेम कविता। इन्हीं चारों को मिक्स करके दे देगा और आपसे कहेगा कि अब आप इसको क्रम से लगाओ कि पहला कौन सा नाम है, दूसरा कौन सा नाम है। बहुत संभव है, मैं 100% श्योर हूं कि कभी ना कभी यहां से सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो सबका क्रम आप जरूर याद रखना। चारण काव्य, उसके बाद क्या है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, उसके बाद क्या है जायसी है, कृष्ण है, और कृष्ण के बाद सीधा सूर नहीं है, मुगल दरबार है। मुगल दरबार के बाद तुलसीदास है, कृष्ण के बाद सीधा तुलसी या राम काव्य नहीं है, मुगल दरबार है और फिर तुलसीदास है। तो इस तरह से आपको याद रखना। उसके बाद रीति काव्य है। अब देखो रीति काव्य के बाद लिखा है तुलसी के अन्य प्रवर्ती, तो हो सकता है तुलसीदास और तुलसीदास के बाद रीति काव्य और रीति काव्य के बाद जो है तुलसी के अन्य प्रवर्ती भी दे दे और आपसे कहे कि अरेंज करे, तो कहीं आप फंस ना जाओ। तुलसीदास लिखो, फिर तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती लिखो और फिर आप रीति काव्य लिखो, कुछ भी कर सकता है। रीति काव्य के बाद है तुलसी के अन्य प्रवर्ती। फिर आधुनिक काल से 3 चैप्टर है, तीनों का क्रम आपको याद हो। है क्या है 18वीं शताब्दी और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1757 से 1857, हिस्ट्री ऑफ 100 ईयर ऑफ क्राइम, ऐसे कुछ किसी ने बोला है, अपराध के 100 वर्ष, और विक्टोरिया रानी के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 1947। आगे बढ़ते हैं। 100 ईयर ऑफ क्राइम किसी ने कहा है, जब मैं पढ़ रहा था तो किसी हिस्टोरियन का ये स्टेटमेंट है, 100 ईयर ऑफ क्राइम, जो कंपनी का शासन है उसके बारे में उसने कहा है। यह भी काल विभाजन से ही है। यहां मैंने 1-2 आलोचक का और डाल दिया है, और भी है, अगर आपका मन हो उनका भी देखने का तो देख लेना। जैसे डॉक्टर नगेंद्र का थोड़ा जटिल है, गणपति चंद्रगुप्त का थोड़ा जटिल है, पूछने के लिए कहीं से भी पूछकर आपको मुंह आ सकता है एनटीए यूजीसी, जटिल वाले काल विभाजन से पूछकर आपको फंसा सकता है। तो देख ही लेना, छोड़ना मत, लेकिन इन लोगों का काल विभाजन आपको याद हो। शुक्ल जी का मैंने डाल दिया है, वीरगाथा काल है, पूर्व मध्य काल है, उत्तर मध्य काल है, आधुनिक काल है। द्विवेदी जी का डाल दिया है, सेम है। इनका थोड़ा 1050 से 1375 चलता है, इनका राउंड फिगर में चलता है 1000 से 1400, 14 से 17, 17 से 19, 19 से अब तक। राम कुमार वर्मा का है संधि काल, चारण काल, 2 नामकरण किया था इन्होंने आदिकाल का, संधि काल और चारण काल। उसके बाद भक्ति काल, वहीं से फिर शुरू हो रहा है 1375 से, और 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक। तो कुल 4 आलोचकों का विभाजन, काल विभाजन मैंने लिखा है, बाकी का आप देख लेना। आपके पास तो गाइड है ही, कोई ना कोई किताब तो होगी ही, कोई ना कोई गाइड तो होगी ही, आप वहां से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है
तीसरा टॉपिक, तीसरा पार्ट आदिकाल का, वह है साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। अब इसमें भी मैंने कुछ ही नाम लिखा है या नाम लिखे हैं, बहुत सारे नाम है, कुल 55 या 56 इतिहास उपलब्ध है। मेरी जो किताब है, जो मैंने अभी आपको उसकी तस्वीर दिखाई थी, उसमें मैंने 56 इतिहासों का नाम लिखा हुआ है। उसमें से कुछ इतिहास का नाम मैंने यहाँ पे समझाने के लिए, उदाहरण के लिए लिख दिया है। याद आपको कम से कम 50% किताब का नाम करना होगा। इतने किताबों का नाम आपको याद जरूर होने चाहिए। इसमें देखो मैंने किस किस का नाम लिखा है। इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी खालसा तासी का इतिहास है, 2 भाग में है, दोनों का समय लिखा हुआ है। तजकिरा सूराई हिंदी मौलवी करीमुद्दीन का है, 68 में है। शिव सिंह सरोज का है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज विलियर्सन। मिस्र बंधु विनोद, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। दोनों किताब बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसका नाम डाल दिया है, आप जरूर याद रखना। उसके बाद है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तीनों किताब कब की है? देखो, भूमिका पहले है, उसके बाद आदिकाल है और उसके बाद विकास है, उद्भव और विकास। तीनों का समय भी लिख दिया है। शुक्ल जी का इतिहास होगा, बच्चन सिंह का ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 96 में है, और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास ये सबसे अंतिम इतिहास है 1913 में। इसके बाद अभी तक कोई हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा गया है। यानी ताशी से लेकर ओझल नारी इतिहास तक आपको कम से कम 50% 25 किताबों का नाम जरूर याद करना होगा। तो आप कर लेना, गाइड में है। यानी कहने का मतलब यह टॉपिक भी आपको याद करना है, तीसरे नंबर पे है। अब देखते हैं आगे क्या है। चौथा जो टॉपिक है आदिकाल का, वह है हिंदी के पहले कवि। एक सांस का टॉपिक है यह, सांस लोगे याद हो जाएगा सब। यानी किसने किसको हिंदी का पहला कवि माना है। तो कुल 1 2 3 4 5 6 7 कवि हैं, 9 आलोचक हैं। कौन कौन से आलोचक हैं देखो। चंद्र राय को किसने हिंदी का पहला कवि माना है? शुक्ल जी और मिश्र बंधु। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा नाम है और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा नाम है, तो 7 2 9 हो गए, 9 आलोचक हैं। चंद्र राय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और मिश्र बंधु हिंदी का पहला कवि मानते हैं। स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का पहला कवि मानते हैं। इन्हें सरहपा, सरयपाल, राहुल भद्र, सरोज वज्र आदि नाम से जाना जाता है। इन्हें पंडित राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला कवि माना है। पुष्य है, पुंड है या पुष्पदंत है, अभिमान, मेरु, कविकुल तिलक, कवि रत्नाकर, इस तरह के 3 और नाम है और किसी ने दिया नहीं, इन्होंने स्वयं अपना नामकरण किया है। तो इन्हें किसने हिंदी का पहला कवि माना? शिव सिंह सेंगर ने। शालीभद्र सूरी, गणपति चंद्रगुप्त, विद्यापति को बच्चन सिंह ने, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसको याद करने की कोडिंग हम लोग बनाते थे, कोडिंग के माध्यम से ही याद करते थे। और कोडिंग है कि रामचंद्र मिश्र ने स्वयंवर में सर को साग पुश किया, यह देखकर बच्चन बिदक गया है अब्दुल। इस कोडिंग को आप याद कर लेना। मैं जब पढ़ाता हूँ तो इसको डिकोड करके बताता हूँ कि किस नाम से कौन सा कवि है, किस नाम से कौन सा आलोचक है। यानी इस कोडिंग में जितने भी शब्द आए हैं उसमें कवि और आलोचक दोनों का नाम शामिल है। जैसे साग पुश किया, तो साग में भी 2 वर्ण है, दोनों से नाम। सा से है शालीभद्र सूरी, ग से गणपति चंद्रगुप्त, पुष से तो पू से पुष्पदन, श से शिव सिंह सेंगर। तो वहां इस कोडिंग में हर शब्द से कवि और आलोचक का नाम जुड़ा हुआ है, एक ही शब्द में दोनों का नाम शामिल है। तो रामचंद्र मिश्र ने स्वयंवर में सबको साग पुश किया या देखकर वचन बिदक गया है अब्दुल। इस तरह से हम लोग याद करते थे। मिनटों का काम सेकंडों में हम लोग कर लेते थे। तो इसे आप याद कर लेना। क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं तो प्रत्येक चीज की कोडिंग लिखवाता हूं और उस कोडिंग को हम डिकोड भी करते हैं। क्लास शुरू कर दी है मैंने, पढ़ने का मन हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नया बैच शुरू करने वाला हूं, तो इसे आप एक तरह से ट्रायल की तरह भी देख सकते हो। आप इसे ट्रायल क्लास की तरह ही देखो कि हम लोग पढ़ते कैसे हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक है, पांचवा टॉपिक है यह आदिकाल का, यह है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। यह प्रॉपर एक क्लास का है, 2 घंटा आपका यह ले लेगा, 2 घंटे में आप खत्म कर सकते हो। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य। अब देखो सिद्ध साहित्य में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य की सबसे पहले आपको कुछ विशेषताओं की जानकारी हो, उसका अध्ययन आपको करना है। उसके बाद है सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि, 5 ही कवि हैं, सरहप्पा है, लुइपा है, शबरपा है, कढ़ापा है और डोंभिपा है। कोडिंग क्या है? सरल सबक 2, सरल सबक 2, सरल सबक 2। कोडिंग है, देखो, सरल सबक 2, सरल सबक 2। सर से है सरहप्पा, सरहप्पा, इनका समय है 769 ईस्वी। लॉ से है लुइपा, 773 ईस्वी। शब से है शबरपा, शबरपा 780। कौ से कढ़ापा 820 ईस्वी। और 2 से डोंभिपा, डोंभिपा 2 से डोंभिपा। सरल सबक 2, इनका समय है 840 ईस्वी। तो इस तरह से हम लोग याद करते हैं। तो कवि तो 5 ही है, इसमें भी 2 ही कवि जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन बाकी के जो 3 है ऐसा नहीं है वहां से सवाल नहीं पूछा जाता है, वहां से भी सवाल रहता है, लेकिन मेन 2 ही है, एक सरहप्पा और दूसरी कढ़ापा। लेकिन इस बार देखो लुइपा से भी सवाल पूछा है, लुइपा की काव्य पंक्ति पूछी गई है, तो पूछने के लिए कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन मेन 2 है, सरहप्पा और कढ़ापा। 5 है, 2-3 के पास तो कुछ भी नहीं है, लुइपा के पास 2 ही काव्य पंक्ति, भाव न हुई अभाव न जाए, और एक है कागा तरुण पंच विडाल। उसके बाद डोंभिपा के यहाँ 2 रचनाएं हैं, एक काव्य पंक्ति है, उसे आप याद कर लेना, गंगा जमुना माझे बही रहना, यह उनकी पंक्ति है। उसके बाद है कढ़ापा, तो कढ़ापा के यहाँ बहुत सारी काव्य पंक्तियां, अच्छी काव्य पंक्तियां, मेन यही है। उसके बाद शबरपा के यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एक रचना है चढ़िया पर, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, तो इसे तो याद कर ही लोगे आप, आसान है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब है सिद्धों की प्रमुख काव्य पंक्तियां। सरहप्पा की काव्य पंक्ति से सवाल पूछा जाता है, फिक्स है, कोई भी पेपर होगा हिंदी से रिलेटेड, उसमें आदिकालीन साहित्य की या सिद्ध साहित्य की काव्य पंक्तियां आपसे पूछी ही जाएगी, आती है काव्य पंक्ति। इस बार भी पेपर में काव्य पंक्ति थी। उसी तरह से आपको इसको भी फॉलो करना है, इसको भी फॉलो करना है। नाथ साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं आपको याद हो। नाथ साहित्य के प्रमुख कवि एक ही कवि है, गोरखनाथ, लेकिन सभी नाथों का नाम आपको याद करना होगा, और इनकी प्रमुख काव्य पंक्तियां। उसके बाद है जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, जैन साहित्य के प्रमुख कवि और जैनों की प्रमुख काव्य पंक्तियां। सेम स्टेप को फॉलो करना है, ये आपको पढ़ना है। अगला पार्ट क्या है हमारा, देखो आदिकाल का रास अथवा रासो साहित्य। इसको भी हम लोग कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, किसने किससे रासो शब्द की व्युत्पत्ति बताई है। यह भी आता, शुक्ल जी ने किससे बताई, द्विवेदी जी किससे बताते हैं, बाकी आलोचक किससे बताते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति। तो यह आपको याद होना चाहिए, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। एक तरफ 4 आचार्यों का, आलोचकों का नाम होगा और एक तरफ व्युत्पत्ति दिए गए होंगे, आपसे कहा जाएगा कि मैच कीजिए कि कौन आलोचक किससे रासो की व्युत्पत्ति मानते हैं, मैचिंग में आ सकता है। अगला है रासो अथवा वीर काव्य। पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, ऋषभदेव रासो, इस तरह की जो रचना है, परमाल रासो, उसे आप वीर काव्य भी कह सकते हो, या रासो साहित्य तो है ही। तो इसमें हम उन रचनाओं का नाम याद करते हैं जो रासो काव्य है।
उसके बाद है श्रृंगार काव्य, तो इसमें तो दो ही रचना है, विशलदेव रासो और संदेश रासक। एक कैटेगरी हम लोग अलग बना देते हैं कि श्रृंगार काव्य है तो वीर और श्रृंगार ही है, सारा जितने भी रासो काव्य हैं सब में वीरता और श्रृंगारिता का वर्णन है, वीर और श्रृंगार काव्य भी आप कह सकते हो। फिर भी श्रृंगार काव्य को हम लोग थोड़ा अलग कर देते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। तो दो ही रचनाएं हैं, विशलदेव रासो है और संदेश रासक है। रास अथवा उपदेश मूलक काव्य है, इसमें है स्थूलिभद्र रास, उपदेश रसायन रास, इस तरह की जो रचनाएं हैं उसे उपदेश मूलक काव्य भी कहा जाता है। तो 5-6 रचनाएं इस टाइप की भी है, तो उसका भी नाम आपको याद करना है। जैसे भारतेषु बाहुबली रास है, उसको किसी ने हिंदी का पहला कवि माना है, उस रचना को किसी ने हिंदी की पहली रचना या उसके जो कवि हैं शालिभद्र सूरी, उसको किसी ने हिंदी का पहला कवि माना है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास रचना है शालिभद्र सूरी की, रास काव्य ही। तो उस तरह की कुछ रचनाएं हैं जिसका नाम आपको याद करना है, रचना का नाम, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार का नाम, कवि का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद दोनों की विशेषताएं, रासो काव्य की विशेषताएं और रास काव्य की विशेषताएं, दोनों की 2-3 विशेषताएं आपको जरूर मालूम हो। जैसे मान लो सवाल पूछ ले, एक सवाल आना चाहिए इस तरह से भी कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रासो काव्य की है, और उसमें वो करेगा क्या, जो है वह भी डालेगा और जो इसकी विशेषता होगी रास काव्य की वह भी डाल करके आपको कंफ्यूज कर देगा। यानी 3 विशेषता यहां से डालेगा, 3 विशेषता यहां से डालेगा, 6 विशेषताएं लिखकर उसको मिक्स कर देगा और ऑप्शन बनाएगा ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 3 4 5, डी 1 4 6, इस तरह से वो ऑप्शन बना देगा। प्रत्येक ऑप्शन में 3 स्टेटमेंट होंगे। सवाल पूछने के लिए पूछा जा सकता है, पूछना चाहिए। इसी तरह से वहां से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, धार्मिक साहित्य से भी, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिद्ध साहित्य की है या नहीं है। उसमें सिद्ध साहित्य की भी विशेषता हो, नाथ साहित्य की भी विशेषता हो और जैन साहित्य की भी विशेषता हो। 2-2 विशेषता हर जगह से डालकर ऑप्शन में सिर्फ 2 पॉइंट दे, ए और बी, बी और सी, सी और डी, ए और डी। इस तरह से सवाल वहां से भी आना चाहिए। कहने का मतलब आपको प्रॉपर ढंग से रास अथवा रासो साहित्य की जानकारी हो, मालूम हो। अब है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में 2 ही कवि हैं, एक पार्ट लोग और कर देते हैं फुटकल रचना के नाम से, हमें वो नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। क्या है, अमीर खुसरो है सबसे पहले, उसके बाद है विद्यापति। टाइम के अकॉर्डिंग खुसरो पहले है, विद्यापति बाद में है, इसीलिए खुसरो का नाम पहले लिखा हुआ, विद्यापति का नाम बाद में लिखा हुआ। अमीर खुसरो की रचनाएं, अमीर खुसरो की काव्यगत विशेषताएं, अमीर खुसरो की काव्य पंक्तियां और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के प्रमुख कथन। यहाँ से तो सवाल रहता ही है, खुसरो के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, लगभग रिपीट हो रहा है, आ ही रहा है पेपर में, तो इसको तो आपको मिस ही नहीं करना, याद तो करना ही है। तो ये सारे 4 पॉइंट है खुसरो से रिलेटेड, यही चारों पॉइंट विद्यापति से रिलेटेड है। विद्यापति की रचनाएं, विद्यापति की काव्यगत विशेषताएं, विद्यापति की काव्य पंक्तियां और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन, दोनों से सवाल पूछता है, दोनों से रहता है। इनके बारे में भी शुक्ल जी के विचार पूछ लिए जाते हैं, इनके बारे में भी शुक्ल जी के विचार पूछ लिए जाते हैं। तो दोनों के बारे में शुक्ल जी ने जो कहा है वह आपको लाइन बाय लाइन अक्षरशः याद हो। अब क्या है देखते हैं। अब कुछ नहीं है, जो है इतना ही है। तो कुल 7 या 8, 6, 7, 8 ऐसे ही है, कुछ पार्ट है आदिकाल का। इस तरह से आप डिवाइड करके पढ़ो, सेक्शन में बांट कर पढ़ो कि पहले आपको ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो 2 से 3 दिन में आप पूरे आदिकाल को बहुत अच्छे से फिनिश कर सकते हो। रासों में आपको सिर्फ और सिर्फ एक कवि पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और वह है पृथ्वीराज चंद्रवटाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। उसका रेवा तट लगा हुआ है, तो रेवा तट आप गूगल पे सर्च करोगे रेवा तट, तो डीएस क्लासेस ब्लॉग स्पॉट के नाम से एक लिंक आ जाएगा, आप उसको खोलना। रेवा तट के बारे में मैंने उसमें अच्छे से लिखा है, गूगल पे
वह लिंक आ गया है। बहुत सारे लोगों ने उसको सर्च किया, देखा, करीब 26,000 के आसपास लोगों ने उसको देखा, इसलिए गूगल के सर्चिंग में वह आ गया है। तो जैसे ही आप हिंदी में रेवा तट डालोगे तो गूगल आपको दिखा देगा। आप वहां से रेवा तट को पढ़ लेना और चंद्रवरदाई को अच्छे से पढ़ के जाना, किसने उन्हें प्रमाणिक माना, पृथ्वीराज रासो को किसने अप्रमाणिक माना, किसने अर्ध प्रमाणिक माना, यह सब आप याद कर लेना। अभी मैं लगातार अपने YouTube चैनल पे शॉर्ट्स डाल रहा हूँ जिसमें मैं कोडिंग बता रहा हूँ। अभी नाटक का मैंने शुरू किया है, नाटक की कोडिंग बना करके डाल रहा हूँ। जैसे ही क्लास शुरू हो जाएगी फिर शुरू से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और लगेगा कि इसकी कोडिंग बच्चों को मालूम होनी चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कोडिंग आदिकाल से शुरू करवा करके पूरे साहित्य की कोडिंग जो है अवेलेबल करवा दूंगा चैनल पे। तो आप उसे भी देखना। चैनल का नाम DS क्लासेस, शॉर्ट में ही सब लिखना है, स्मॉल लेटर में ही लिखना है, DS क्लासेस 2016 आप डालोगे तो चैनल का नाम आ जाएगा। उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मैं बनाता हूँ डाल देता हूँ वहाँ पे, तो अगर आपने सब्सक्राइब किया रहेगा तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो पढ़ने में आसानी होगी, आप जुड़े रहो, कुछ ना कुछ मैं आपको देता रहूँगा, उपलब्ध कराता रहूँगा।